हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और हम लोग पढ़ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसमें कुछ टॉपिक बचे थे, दैट इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वाला टॉपिक बचा हुआ था, तो उसको फिनिश कर देते हैं। डी ब्रॉगली एंड फोटोसेल और डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको फिनिश करते हैं। तो देखो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, देखो लाइट के बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था कि लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है, कई जगह वेव की तरह बिहेव करती थी, कई जगह पार्टिकल की तरह बिहेव करती थी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डी ब्रॉगली आए और डी ब्रॉगली ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लाइट वेव है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है, तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपस में दोनों लोग कंप्रोमाइज़ कर लो, बात को मान लो और लिख के रख लो कि लाइट जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। मतलब लाइट के पास डुअल नेचर होता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो उसने कहा कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, ठीक। और उसने ये बात कहने के बाद एक और बात कही, उसने कहा कि जब लाइट के पास डुअल नेचर हो सकता है, तो उसने कहा था कि लाइट जो है वो एनर्जी का पार्ट है और एनर्जी दो तरीके से यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। एनर्जी को दो तरीके से यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एनर्जी या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, या फिर मैटर के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, ठीक। तो एनर्जी दो तरीके से बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि जो मैटर है, मैटर का भी डुअल नेचर हो सकता है। मैटर मास तो है ही है, पार्टिकल तो है ही है, तो साथ साथ वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो उसने कहा कि सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगाई, सिमेट्री के बारे में सोचा और उसने कहा कि अगर एनर्जी के दो पार्ट हैं, एनर्जी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, एक तो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स रेडिएशन के फॉर्मेट में, दूसरा एनर्जी का जो इनडायरेक्ट फॉर्म है दैट इज मास, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स रेडिएशन के पास डुअल नेचर हो सकता है, मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स रेडिएशन कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है तो कभी कभी पार्टिकल की तरह। ये हमने इस चैप्टर में देखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, ठीक है। तो ऐसे ही उसने कहा कि जो पार्टिकल है, जो मास है, जो एनर्जी का दूसरा फॉर्म है, वो भी डुअल नेचर रख सकता है, दो तरीके से बिहेव कर सकता है। मास तो है ही है, पार्टिकल तो है ही है, वो कभी कभी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ये मेन बात थी, ठीक है। तो उसने उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेवलेंथ लिखी। तो he suggests like radiation matter can also have dual nature. Dual nature. Matter can also have dual nature. It has mass, so it behaves like particle. It can also behave like wave, and its wavelength lambda is equals to h over mv। ये मेन इक्वेशन है डी ब्रॉगली की। कि उसने कहा कि पार्टिकल मीन्स मास पार्टिकल की तरह बिहेव तो करता ही है, पार्टिकल तो है ही है, लेकिन वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन वेव की तरह वो कब बिहेव करेगा, जब उसके पास वेलोसिटी होगी।
इफ इट मूव्स, अगर वो मूव करेगा तो वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है और उसकी वेवलेंथ लिखी जा सकती है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी से उसकी वेवलेंथ लिखी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ मेन ये है कि वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, ठीक है। तो उसको लिखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, तो ये इक्वेशन याद कर लेना, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी, एच ओवर एम वी को मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी √2m लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसको अगर एक्सेलरेट कराया जाए तो 2m काइनेटिक एनर्जी q इंटू डेल्टा v लिख सकते हैं। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड नहीं, ये कोई भी मूविंग पार्टिकल के लिए है, ये बात लिख ली जाए। डी ब्रोगली wavelength is for any moving particle, any moving particle may be charged or not, ठीक है। वो मूविंग पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लाइक प्रोटॉन, वो तो चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन ये अनचार्ज हो गया, इस तरीके से कोई भी बॉडी। तो कहने का मतलब कोई भी बॉडी, ज़्यादातर एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड लिख के दिखाया गया था, तो एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड हो सकता है तो वो भी पार्टिकल है, तो किसी भी बड़े पार्टिकल से भी हो सकता है। तो उसने जनरलाइज कर दिया इस बात को कि रेडिएशन के पास डुअल नेचर है तो भाई मैटर के पास भी डुअल नेचर होगा, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ और एक बात समझना, जब वेलोसिटी दी जाएगी तो ये इक्वेशन, मोमेंटम दिया जाएगा तो ये इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो उस केस में चार्ज पार्टिकल ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से अनचार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होता है, ठीक है। मूविंग पार्टिकल तो कैसा भी हो सकता है भाई, उसके पास मोमेंटम हो सकता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, तो वो कोई चार्ज पार्टिकल होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई चार्ज पार्टिकल ही पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होगा। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल के केस में ही इक्वेशन लगेगी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई है मल्टीपल इक्वेशन, एक इक्वेशन के चार फॉर्मेट, इस पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या, कि मान लो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल लिया है, एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल। तो अगर कोई एक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल है तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है कि फाइंड लैम्डा फॉर प्रोटॉन टू लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल। पहला केस, इफ दे मूव्स विथ सेम स्पीड, अगर उनकी स्पीड सेम है। दूसरा, इफ दे मूव्स विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। तीसरा, कोई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं एक वही चार पूछ रहा हूँ। इफ दे मूव्स विद द सेम मोमेंटम। और चौथा है
if they accelerated by same potential difference, by same potential difference। ठीक है, 4 केस 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो समझते हैं, पहले ए को समझ लें। सेम स्पीड, तो देखो लेमडा इक्वल्स टू एच ओवर एम बी वाली इक्वेशन लगाओ, अगर सेम स्पीड है तो स्पीड वाली इक्वेशन, तो एच तो पहले से कांस्टेंट, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। ठीक है, क्योंकि वी तो कांस्टेंट सेम स्पीड, तो लेमडा फॉर प्रोटॉन टू लेमडा फॉर अल्फा पार्टिकल, दिस विल बी उल्टा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम ऑफ मास ऑफ सिंगल यूनिट, तो दिस विल बी 4:1। ठीक है, सबको याद होगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है। दूसरा, अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला वहां से निकाल के लाना है, दिस इज √2mk। तो देखो काइनेटिक एनर्जी सेम, 2hk कांस्टेंट हो गया, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो लेमडा ऑफ प्रोटॉन टू लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा उल्टा, मास ऑफ अल्फा टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो रूट में 4m डिवाइडेड बाय m, दिस इज 2:1। ठीक है, 2:1 आ जाएगा। फिर अगर सेम मोमेंटम, तो लेमडा इज इक्वल्स टू h ओवर p वाली इक्वेशन लगाओ, तो इसमें लेमडा ऑफ प्रोटॉन टू लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल 1:1 ही रहेगा, क्योंकि मोमेंटम भी सेम हो गया, h तो सेम होता ही है। ठीक है, तो ये, और अगर यहाँ पे कर दूँ d वाला सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो लेमडा, हाँ नहीं देखा ना, तो लेमडा इज इक्वल्स टू h ओवर √2m³ डेल्टा v, तो इसमें कांस्टेंट है 2 डेल्टा v और h, ये कांस्टेंट है, तो देखो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया m एंड q, तो लिख लो लेमडा फॉर प्रोटॉन टू लेमडा फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो सबको पता है मास 4 गुना होता है, चार्ज 2 गुना होता है अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज 4m इंटू 2e, और यहाँ लिखेंगे m इंटू e, कट जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 1, ये रेशियो आ जाए। तो ये पूछे जाते हैं, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, मैंने 4 पूछ लिए, तुमसे कोई एक पूछा जा सकता है, देख लो ध्यान से। ठीक है, अगर किसी को कुछ बातें याद नहीं तो वो मैं लिख देता हूँ, जैसे भाई कुछ बच्चों को नहीं याद होता है, ठीक है, वो लापरवाह होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि भैया मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो मैं लिख देता हूँ देखो इस टेबल में, तो इसको याद कर लेना। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर यही 3 आएंगे यहाँ, इधर मास और यहाँ चार्ज। ठीक है, सिंगल यूनिट के टर्म्स में लिखना है। देखो प्रोटॉन का मास 1 यूनिट m होता है, m की वैल्यू वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो वो m करके लिखते हैं। चार्ज 1 यूनिट होता है प्लस e। ड्यूट्रॉन, इसका मास 2 यूनिट होता है और चार्ज 1 यूनिट होता है। अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज 2 यूनिट होता है और मास 4 यूनिट होता है, 4 टाइम ऑफ सिंगल। और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है और
ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है। ठीक है, तो ये सिंगल यूनिट मास और चार्ज होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ये तो सिंगल यूनिट ही होता है, इसका मास डबल होता है, चार्ज उतना ही होता है, लेकिन इसका मास 4 गुना होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को मैं सिंबल भी लिख देता हूँ। देखो, प्रोटॉन को लिखा जाता है 1p1, न्यूट्रॉन को 1h2 और अल्फा पार्टिकल को 2he4। ये सिंबल है इनके, ऐसे करके लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है, ये मास नंबर होता है ऊपर वाला, नीचे वाला चार्ज नंबर। तो ये 1 यूनिट मास 1 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट मास 1 यूनिट चार्ज, 4 यूनिट मास 2 यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसको तुम याद रखोगे, इनमें से कोई भी 2 पार्टिकल लेके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि मैंने क्वेश्चन तो कराया है चार्ज पार्टिकल के लिए, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकती है। चार्ज पार्टिकल की तब जरूरत पड़ती है जब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऐसे लिख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द गैस मॉलिक्यूल, फॉर द गैस molecule at any temperature T, at any temperature T। देखो, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कंटेनर में हो, तो वो अपने टेम्परेचर के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके कारण वो मूव करते हैं। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखी जा सकती है। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि स्मॉल पार्टिकल्स से, जैसे प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, एटॉमिक लेवल पे ही लिख रहे हैं, गैस का मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा होता है, उनकी लिखनी इजी है। लेकिन उसी कंसेप्ट को किसी के लिए भी, तुमसे क्वेश्चन किसी के लिए भी पूछा जा सकता है कि ये पार्टिकल है, इसका मास ये, इसकी वेलोसिटी ये, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तुम लिख सकते हो। तो क्योंकि प्रैक्टिकली इन्हीं से ऑब्जर्व किया गया स्मॉल पार्टिकल से रिलेटेड। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द गैस मॉलिक्यूल एट एनी टेम्परेचर, तो किसी भी गैस का टेम्परेचर भी हो सकता है, उस टेम्परेचर के कारण उस गैस के मॉलिक्यूल की कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ मोमेंटम, कुछ स्पीड हो सकती है, तो उससे रिलेटेड लिखा गया। तो देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन थी 2m की, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की होती है 3/2 kBT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये इक्वेशन सबको याद होती है। दिस इज फॉर एनी मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो, ये होती है R ओवर Na से आती है। ठीक है ना, R 8.31 डिवाइडेड बाय 6.23 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो R, तो ये लगभग 1.03 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक बार इस वैल्यू को देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन वो यहाँ रखते हैं। तो देखो, H ओवर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी
3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√3m/kBT। बस ये तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर तुमको दिया जाएगा, उस टेम्परेचर को देने के बाद तुमसे वैसे तो यही एक्सप्रेशन ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मास है, दिस इज मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल होगा उसका ये मास है, वो हमको लिखना आता है। तो वहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही पता होता है, टेम्परेचर तुमको दिया जा सकता है, बट एक ही बात याद रहे कि वो केल्विन में करके रखना है और ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है। तो ये किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए है, इसको तुम याद रखोगे। इसको मिटाते हैं और फिर आते हैं फोटो सेल पे। चलो एक बात और लिख लेते हैं कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है और इसको एक्सेलरेट कराया गया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। फाइंड लैम्डा एट टाइम t। इफ चार्ज मान लो इस पे q है, तो इसकी t टाइम के बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो, क्योंकि स्पीड आएगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सिंपल है, ई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv होता है। तो देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो v इज इक्वल्स टू u तो 0, एक्सेलरेशन होगा qe डिवाइडेड बाय m, ठीक है, चार्ज q मास m। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा h/m और v की जगह qe ओवर m इंटू टी, ये कट जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/QE/t। तो देखो यहाँ पे एक बात समझ लेना, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी किया जा सकता है, मतलब वन डायमेंशन से रिलेटेड इक्वेशन लगाने को कोई भी, जैसे ये बोला जाएगा, जैसे ये तो मैंने टाइम के टर्म्स में दिया, कभी कभी ये बोला जाएगा एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, उसने डी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, समझे ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, तो u तो 0 होगा, तो s के फॉर्म में आंसर आ जाए। तो वो तुमको v निकालना आना चाहिए, वो v निकालने का तरीका वो कोई भी इक्वेशन देके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो काइनेमेटिक्स से जुड़ जाएगा, और वो काइनेमेटिक्स से जुड़ने के बाद लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m v की वैल्यू रखोगे तो तुम्हें डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिलेगी। तो ऐसा कोई बच्चा ना सोचे कि क्वेश्चन टफ हो जाएगा अगर ऐसा कुछ बोला जाता है, तो तुम्हें बिल्कुल बेसिक सी बात है कि काइनेमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेगा, एंड देन इसका केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इतना दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए। अब फोटो सेल पढ़ते हैं। फोटो सेल, देखो फोटो सेल क्या है। ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले लेते हैं, यहाँ पे एक कैथोड लेते हैं सर्कुलर टाइप का, ठीक है, और इस पे गिराते हैं लाइट इधर से, ठीक है, इधर से आ रहा है रेडिएशन, एमीटर, और यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है। एमीटर, दिस इज सर्कुलर एमीटर, इसमें पॉजिटिव, इस पर रहेगा नेगेटिव, ठीक है। देखो समझना, बिल्कुल बेसिक सी बात है और सब कुछ वही है। देखो फोटो सेल, नाम से ही पता चल रहा फोटो सेल। फोटो सेल का मतलब ये हुआ कि लाइट जब गिरेगी तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, वैसे तो ओपन है,
ठीक है, ओपन सर्किट है। वो जो हॉलबर्चन लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो कहानी वही है, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं उसको समझना। देखो यहाँ से रेडिएशन गिराया तो यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन्स उधर पॉजिटिव वाली प्लेट पे पहुँच जाएंगे, ठीक। अब देखो लाइट नहीं गिराओगे तो नहीं निकलेंगे, कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे दिस इज यूज्ड, दिस इज, ऐसे समझ लो, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ऑटोमेटिक सर्किट्स में लगाते हैं, लाइट एनर्जी आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, करंट के फॉर्म में देगा, ठीक है। लाइट नहीं आएगी तो कोई करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। नो लाइट नो करंट। अगर यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं गिरेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो यहाँ इसकी रीडिंग 0 होगी। नो लाइट नो करंट, ठीक है। नो लाइट नो करंट, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा जब लाइट ही नहीं गिरेगी। पहले तो लाइट गिरे, फिर लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये भी कंडीशन है ना भाई, कि एमिशन तो तभी होगा ना, ये वाली तो अपनी कंडीशन है ही। अगर देखा जाए तो लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट तो है ही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा ही है। तो पहले तो लाइट गिरे, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, तब जाके ऐसा होगा। तो लाइट नहीं गिरेगी तो कुछ भी, अगर लाइट नहीं गिरेगी तो कोई करंट नहीं होगा। लेकिन इसका यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक सर्किट्स, दिस इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक सर्किट, like automatic door opening, अलार्म सर्किट, फायर अलार्म लिख लो, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जहाँ पे ऑटोमेटिक सर्किट्स होते हैं वहाँ पे इसका फोटो सेल का यूज़ किया जाता है। कैसे, इस बात को समझना। देखो बाकी सब प्रोसेस वही है कि यहाँ से आएगा, ठीक, यहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन निकला, वहाँ पहुँचा। तो पुरानी कहानी तो बिल्कुल वही है जैसे वहाँ पे थी हॉलबर्च एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो बाकी कोई प्रोसेस नहीं बदली, लेकिन इसका यूज़ बदल गया। यूज कैसे किया, देखो कि इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। मान लो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो करंट मान लो ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, ठीक है, तो ऐसे करके लूप बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे, तो करंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझना, इस करंट के आसपास मैंने कोई एक डिवाइस रख दी जो कि करंट के तरीके से ऑपरेट होती है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक। तो मान लो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो वो अब मैग्नेटिक फील्ड का लेवल भी चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाऊँगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा के मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मैं आगे की चीज़ें, तुम जानते नहीं हो, वो रिले सिस्टम कुछ ऐसा होता है। जैसे अगर तुम लोगों ने देखा हो तो एक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं हम इन्वर्टर, ठीक। इन्वर्टर घरों में लगा होता है कि जैसे मान लो लाइट गई तो ऑटोमेटिक इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो उसमें रिले सिस्टम लगा होता है कि जैसे ही लाइट जाएगी तो होगा क्या, जैसे मान लो लाइट गई तो लाइट का मतलब करंट, ठीक है। तो उससे मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से जैसे इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तब तक तो ठीक चल रहा है, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, इधर बनाते, मान लो ये कोई वायर है, देखिएगा, नहीं,
ये तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो लाइट नो करंट, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट होना चाहिए, यूज्ड इन ऑटोमेटिक सर्किट लाइक ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग, फायर अलार्म सर्किट, ऐसे। तो देखो जैसे जो वो अपना इन्वर्टर होता है, तो घरों में जब तक लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि जैसे एक स्विच होता है लाइक दिस, ठीक ऐसे। तो वो क्या करता है कि अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें मैग्नेट लगा के रखते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो मान लो तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये मैग्नेट पे अपनी तरफ फोर्स लगा देगा, ऐसा सेटअप हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अपनी तरफ खींचे रहता है। अब जैसे ही लाइट जाती है तो मान लो इन्वर्टर का अपना कनेक्शन रखना है, ठीक। थोड़ा सा मैं और सही कर लेता हूँ। देखो ऐसे मान लो यहाँ एक स्प्रिंग लगा दिया, ये एक मान लो बैटरी, इस बात को समझो, ठीक है। यहाँ लगा दिया कोई मैंने बल्ब, देखो ये कहानी है। और ये अपनी एसी सप्लाई आ रही है, ठीक है, घरों में, तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक मैंने स्विच बनाया है स्प्रिंग जोड़ के, ठीक है। और मैंने जो इन्वर्टर होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक बैटरी होती है और बैटरी को चार्ज रखते हैं। फिर क्या होता है, कनेक्शन करना होता है, मेन चीज़ है कनेक्शन। तो देखो कनेक्शन इसकी हेल्प से कैसे होता है कि जैसे करंट रहेगा तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो इस ये जो मैग्नेट लगाया हुआ है यहाँ छोटा सा, इस पर फोर्स लगेगा, तो इधर रहेगा ऊपर। तो उसमें क्या होगा कि घरों में जो सप्लाई जा रही है वो उससे लाइट वाइट सब जल रही है, ठीक है, लाइट ऑन है। अब भाई जैसे ही सप्लाई जाए तो जो इन्वर्टर जो बैटरी सिस्टम है उससे लाइट जलना शुरू हो जाए, ये अपना मोटो है। तो इस बात को समझो कि यहाँ से लाइट जा रही है, हमेशा करंट फ्लो हो रहा है, तब तक तो ये यहाँ है, ये वाला सर्किट ब्रेक है, इस बैटरी का कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, और नहीं होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही तो बैटरी का क्या यूज। लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी इस पे लगने वाला जो फोर्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो खत्म हो जाएगा, और ये स्प्रिंग तुरंत इसको वापस खींच लेगा, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये लूप कंप्लीट हो जाएगा और ये वाली लाइट जलना शुरू हो जाएगी, इस बैटरी से। तो ऐसा वो सिस्टम बनाते हैं। तो इसी की हेल्प से यहाँ पे भी ये बना सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे जो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग वाला केस मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि जैसे दरवाजे के सामने होता क्या है कि जैसे लाइट गिर रही है, ठीक है, सर्किट अपना कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी तरीके से अपना एक स्विच है जो कि ऑफ है, ठीक। तो मैं इसकी जगह जो मैंने बल्ब लगाया है, मैं इसकी जगह अलार्म लगा सकता हूँ, ठीक है। या कोई आएगा तो मुझे डोर बेल सेट करनी है कि कोई आए, बिना डोर बेल बजाए उसके आने से ही मुझको पता चल जाए कि भाई कोई आ गया, तो डोर बेल अपने आप से बच जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कोई अलार्म सिस्टम बना लूँगा। भाई करंट फ्लो होना चाहिए, चाहे बल्ब मुझको जलाना हो, चाहे अलार्म मुझको बजाना हो, ठीक है, या मान लो कोई मोटर ऑपरेट कराना हो, तो मुझे तो अपना जो है सिस्टम जो बना हुआ है उसमें अपना स्विच ऑन हो जाए और सप्लाई मेरी जो लगी हुई है उससे काम हो जाए, ठीक है। वो तब हो जब वो आदमी आए, ठीक। तो इधर से रेडिएशन आ रहा है, अगर मान लो मैंने ऐसे करके बनाया कि डोर के जस्ट सामने मैंने एक फोटो सेल लगा रखा है, ठीक है, और कोई आदमी यहाँ पे डोर के सामने खड़ा होता है, तो वो आने वाले लाइट के बीच में खड़ा हो जाएगा। लाइट के बीच में खड़ा होगा तो फोटॉन्स गिरना बंद हो जाएंगे, तो ये करंट ख़त्म हो जाएगा। ये करंट अगर ख़त्म हो गया तो ऐसे ही ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो मैंने अगर वो वहाँ पे कोई छोटी मोटी बैटरी से किसी चीज़ से मैंने मोटर को कनेक्ट कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग हो जाएगी, ठीक। तो सीधी सी बात ये है कि जब तक
फोटॉन्स गिरेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तब तक करंट रहेगा और उस करंट का यूज होगा, जैसे फोटो डायोड। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन है इसकी बिल्कुल वही है। अगर मैंने ये V वोल्ट की बैटरी लगाई तो एच न्यू इज इक्वल्स टू वही वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो सब कुछ वही चलेगा और फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट होके वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे वो कितनी स्पीड से पहुँचेंगे, तो जिस काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी एट प्लेट निकालूँ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले से थी मैक्सिमम प्लस ईवी, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एनर्जी एट प्लेट इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पे मिलेगी इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो वो तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो उसमें अपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फोटो सेल है, फोटो सेल, ये थोड़ा सा ऐसे करके बना के रखते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन इसी पे गिरे। ठीक है, सीधा रखते हैं तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए कनकेव करके रखते हैं। ठीक है, तो फोटो सेल हो गया। अब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बता देते हैं। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो डी ब्रोगली ने बताया था थ्योरेटिकली, डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड हम कुछ ना कुछ वेवलेंथ लिख सकते हैं, मतलब मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, और उसकी जो लंबी चौड़ी इक्वेशन आई थी लैम्डा इक्वल्स टू H/mv, लैम्डा इक्वल्स टू H/p√2mk वाली, ठीक है, तो वो तो थी ही। इन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल किस तरीके से वेव की तरह बिहेव करता है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ एक फिलामेंट लिया और ये फिलामेंट इसको हीट कर रहे हैं, इसके आसपास एक कैथोड और कैथोड पे कोटिंग कर दिए बेरियम ऑक्साइड की, जिससे वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। बेरियम ऑक्साइड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कम हीटिंग पे भी निकाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में इलेक्ट्रॉन्स को मिलने दिक्कत ना आए। ये एक हॉलो सिलेंडर रख लिया, सिलेंडर बीच में से खाली है और यहाँ पे ये लो टेंशन बैटरी ले ली। ठीक, ये फिलामेंट है, फिलामेंट, ये कैथोड है। ठीक है, कैथोड, कैथोड कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ एक हाई टेंशन बैटरी ली, ठीक है, और एक रियोस्टेट की हेल्प से हम जितना चाहें उतना वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये वोल्टेज इसको दे दिया, इधर से ये नेगेटिव वोल्टेज, काफ़ी नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से इस कैथोड को दे दिया। कैथोड नेगेटिव वोल्टेज पे रहता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, कैथोड को दे दिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा कैथोड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज पे एक सिलेंडर रखा गया ये उनको एक्सेलरेट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर निकल रहे हैं उनको एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये पूरा सेटअप विद सिलेंडर कैथोड इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे एक क्रिस्टल रखा और वो क्रिस्टल था निकेल का। ठीक है, निकेल में एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो प्रॉपरली बहुत एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में होता है, तो इसलिए निकेल क्रिस्टल चूज़ किया था। और यहाँ से ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की बीम आई और ये टकरा के एक बीम इधर गई और ये मैंने नॉर्मल बनाया, डॉटेड वाला नॉर्मल है। ठीक है, तो देखो ये फिर इधर एक मूवेबल डिटेक्टर रख लिया। मूवेबल डिटेक्टर में एक गैल्वेनोमीटर था जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने का मतलब है कि वो करंट दिखाएगा।
ठीक है, और ये मूवेबल ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, ठीक है। और इस पूरे सेटअप को बंद कर दिया एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं वो एयर मॉलिक्यूल से टकरा के कम ना हो जाएं, अपना काम प्रॉपरली होता रहे। तो इवैक्यूएटेड चैम्बर में बंद कर दिया। तो देखो ये जो प्लेन के साथ एंगल है ये है थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस। ये जो फाई है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम फाई, और ये बराबर आएगा, इधर भी 5/2 और इधर भी, एक तरीके से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल की तरह आधा और आधा चला जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर उधर वेरी कराएंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस निकल क्रिस्टल के अंदर जो लेयर्स होंगी उन लेयर्स से टकराने के बाद, उन लेयर्स में एटम्स होंगे, उनसे टकराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे, मीन्स करंट मैक्सिमम मिला, और किसी एंगल पे गए तो करंट कम मिला, मतलब उधर कम इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, ठीक है। तो देखो जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज उसको 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक वेरी कराया, ठीक। जो कुछ था इसी रेंज में हो रहा था। दूसरा, एट वोल्टेज इज इक्वल टू 54 वोल्ट, एंड ये फाई, जो फाई है ये पूरा फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे। ये पाया गया कि यहाँ से मैक्सिमम करंट टू द डिटेक्टर पहुंचा, ठीक है। और तीसरा, अब ये जो रिफ्लेक्टेड या डिफ्रैक्टेड बीम है इसकी वेवलेंथ लिखी डी ब्रोगली से, लैम्डा इज इक्वल टू वो क्या होता है 12.27 ओवर रूट ऑफ वी एमस्ट्रॉन्ग में। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 54 एमस्ट्रॉन्ग में, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.67 एमस्ट्रॉन्ग। इतनी वेवलेंथ आई है। टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन गए उनसे एसोसिएटेड ये वेवलेंथ लिखी गई। अब इस वेवलेंथ को, ये तो डी ब्रोगली ने अपना फॉर्मूला दिया था, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमने 54 वोल्ट लिया तो उससे आ गई। लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट का मेन काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये हम फाई निकालते हैं, फाई तो हमको पता है, थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पूरा एंगल कितना है, ये यहाँ से और ये डॉटेड वाली लाइन तक, ये तो 90 है, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल बनाया है। डॉटेड वाला क्या है, डॉटेड वाला जो है ये वाली लाइन एकदम नॉर्मल है, ठीक। तो मैं कहूँगा कि थीटा प्लस 5/2 है 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90, फाई कितना है 50 डिग्री, तो 90 माइनस 25, तो थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री आ गया है। तो एंगल ऑफ ग्लांस जो है वो कितना आ गया 65 डिग्री उधर से। ये सब याद करना है ऐसे के ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो उन्होंने किया था वो हमको बताया है, तो हमको वो याद रखना है बिल्कुल वैसे ही। अब मुझको इसमें यूज करना है ब्रैग्स लॉ, ठीक है। तो इस थीटा का मैं यूज करूँगा, जो एंगल ऑफ इसके प्लेन के साथ ये रिफ्लेक्टेड बीम का जो एंगल है ये वाला, ठीक है। तो देखो जो ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन है, ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ में क्या है, ये मान लो कोई क्रिस्टल है और इसमें ये 2 लेयर मैंने मान ली, यहाँ से कोई बीम आई और टकरा के यहाँ से ऐसे चली गई, एक दूसरी बीम आई जो यहाँ से टकरा के फिर ऐसे गई, ठीक है। एक ऊपर वाली लेयर से किसी एटम से टकरा के चली गई, एक नीचे वाले से, ठीक है। तो इनमें पाथ डिफरेंस कितना हुआ, ये एंगल थीटा है, प्लेन के साथ एंगल होता है थीटा, ठीक है। ये एंगल तो थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एटम्स थे लेकिन इस तरीके से टकरा के गई। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये यहाँ, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ, ये पॉइंट ए बी सी। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन 2
वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखो इस डॉटेड लाइन के पहले ये वाली जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से पहले और ये वाली डॉटेड लाइन के बाद वो तो बराबर, तो ये एक्स्ट्रा चल ली ए से बी, बी से सी, ये वाली बीम ए बी प्लस बी सी एक्स्ट्रा चली, तो ये आया ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये जो लेयर्स के बीच का सेपरेशन होता है इसे डी दिखाते हैं, इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है। तो देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक, तो ये भी थीटा, और ये वाली लाइन देखो तो जरा ध्यान से, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये क्या है, ये डी, ये क्या है थीटा, तो ये वाली लाइन कितनी आएगी, डी साइन थीटा। सिमिलरली बी सी भी डी साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया 2D साइन थीटा। ठीक है, और ये 2D साइन थीटा, ये जो पाथ डिफरेंस हो वो लेमडा एन लेमडा के बराबर हो। अगर ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अगर ये दोनों टकराने के बाद यहाँ पे मैक्सिमा बनाएं, आपस में इंटरफेयर होने के बाद, एक बीम यहाँ से गई टकरा के, दूसरी बीम यहाँ से गई, दोनों एक तरीके से रिफ्लेक्टेड जो बीम हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, वो कर सकती हैं, और वहाँ पे मैक्सिमा बनाएं, जो कि बनाती थी। वो जो मैक्सिमम करंट जहाँ पे मिल रहा था, तो वो जो मैक्सिमा बनाएं, वहाँ पे मैक्सिमम करंट मिल रहा था ना, जो अपना ये वाले इन पैरामीटर्स के इन वैल्यूज़ पे वहाँ पे मैक्सिमम करंट मिल रहा था, तो वो मैक्सिमम करंट इज़ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा, मीन्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे भी मिलती है, ये ब्रैग्स लॉ है। तो 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए 2D साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, तो 2D की वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 0.91 इंटू 10⁻⁻10 साइन 65 डिग्री, दो थीटा है पहले से निकाल के रखा है, इज इक्वल टू लेमडा। तो ये लेमडा कैलकुलेट करोगे 1.67 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही आता है। तो दोनों तरीके से इसको देखा कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वाली बीम आ रही थी, एक ऊपर वाले से टकरा के गई, एक उसी क्रिस्टल के अंदर वाली लेयर से टकरा के गई, और कहीं पे इधर कहीं डिटेक्टर था वो, ठीक है, इधर ही तो डिटेक्टर था, तो वो डिटेक्टर कहीं पे भाई किसी एक एंगल पे जाके मैक्सिमम करंट दिखाता था। मतलब करंट मैक्सिमम क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे होंगे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में पहुँच रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचने का मतलब ये था कि मैक्सिमम बन रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम बन रहा था तो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उनके बीच में हो रहा था, वो इंटरफेरेंस वेव में होता है। तो इसका मतलब ये था कि वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो अलग अलग लेयर से टकरा के जा रही हैं, वो एक वेव की तरह बिहेव कर रही हैं, और उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो एक तो डी ब्रॉगली वाली इक्वेशन से लिख के देखी, और दूसरी ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन से लिख के देखी। दोनों तरीके से लिखी तो वेवलेंथ आई सेम। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही कि ये वाला जो है अपना तरीका है, या वो वाला तरीका है, वो वेव वाला तरीका है। ठीक है, ये ब्रैग्स लॉ है, ये किसी भी बीम के लिए है। तो फिर इससे ये प्रूफ हो गया कि हाँ, कि किसी भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड हम वेवलेंथ लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। तो तुमको ये करके बताना है, दिस इज़ द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही पूरा करना है जैसे मैंने तुमको बताया है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ये वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है, इसमें तुम फोटो सेल एंड एवरीथिंग सब कुछ बता दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड तब तक के लिए बाय बाय।